नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यंग गैरी कास्परोव की, 13 साल के गैरी कास्परोव की। गैरी कास्परोव आप सभी जानते हैं कि विश्व चैंपियन रहे 1985 से सन 2000 तक, और जब वो शतरंज से हटे भी उस समय भी वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे और उन्होंने लिनारेस टूर्नामेंट जीतने के बाद खेल से संन्यास लिया। खैर, बात उनकी कि शायद उन्हें मॉडर्न चेस का अगर हम कार्लसन को भी गिन लें तो भी सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक कहा जाता है। कार्लसन के आने के पहले तो उन्हें सबसे महान कहा ही जा रहा था मॉडर्न एरा का। तो आखिर कास्परोव में ऐसी क्या बात थी और 13 साल के कास्परोव की समझ किस स्तर की थी? तो ये गेम जो है हमें बताएगा कि गैरी कास्परोव की समझ 13 साल की उम्र में भी किस स्तर पर थी, और काफ़ी कुछ सिखाएगा ये गेम आपको। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। गैरी कास्परोव इस मुकाबले में ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे और वाइट पीसेस से खेल रहे थे। यहाँ पर ल्यूपिटेन सम्बाट ये खिलाड़ी हैं आर्मेनिया के, और तो काफ़ी ग्रैंड मास्टर रहे हैं, काफ़ी नाम रहा है, अपने नेशनल टीम के लिए काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया है, तो एक अच्छे रेपुटेड ग्रैंड मास्टर थे। मुकाबला शुरू हुआ D4 से। यहाँ पर ल्यूपिटेन ने खेला D4। ओके, कास्परोव यहाँ पर जवाब देते हैं नाइट F6, C4, G6, तो किंग्स इंडियन खेलने का इरादा, नाइट C3, बिशप G7, E4, तो यहाँ पर सेंटर को कंट्रोल करते हुए वाइट, और D6, और यहाँ पर ल्यूपिटेन ने सेलेक्ट किया F3। ये एक आप कह सकते हैं सैमिश वेरिएशन कहलाता है किंग्स इंडियन के खिलाफ। और यहाँ पर F3 का एक्चुअली में एक आइडिया ये होता है कि एक तो ये नाइट G4 वगैरह का जंप जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है अगर ज़रूरत पड़े तो वाइट भी यहाँ से रिवर्स अटैक कर सकता है, जैसा कि हमने कई बार देखा है इंग्लिश ओपनिंग में, जहाँ पर नजडॉफ में देखते हैं बहुत सारे वेरिएशन में F3 को यूज़ करके बाद में दूसरे भी पर्पस होते हैं। लेकिन जब भी आप बोर्ड पर F3 खेलते हैं, ये बात भी तुरंत दिमाग में समझ लेनी चाहिए कि ये जो डायगोनल है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। लाइट डार्क स्क्वायर पर कंट्रोल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो आपने सेंटर को सपोर्ट किया वो ठीक है, लेकिन लाइट कलर जो हैं वो आपके यहाँ पर थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो सॉरी डार्क कलर थोड़े आपके कमज़ोर पड़ जाते हैं। देखिए मैच में क्या हुआ, कास्परोव ने खेला नाइट C6, यहाँ पर वाइट खेलते हैं बिशप E3। वो चाहते तो D5 इस तरह से खेल सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर ब्लैक नाइट E5 जाए तो आपके पास F4 का ऑप्शन भी होता है। तो ये एक बेटर टेस्ट होता है ब्लैक किस तरह से, ब्लैक का जो उसकी समझ है ओपनिंग की उसका टेस्ट करना है अगर आपको, तो D5 लाइन पहले खेलना ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, यहाँ पर ल्यूपिटेन ने खेला बिशप E3। ओके, अब यहाँ पर कास्परोव खेलते हैं A6। ओके, जब आपने F3 किया है वहाँ पर वाइट ने, तो ब्लैक क्या कर रहा है, ब्लैक भी अपना एक मूव एक्स्ट्रा यहाँ पर खेल रहा है, और अब आइडिया है उसका रुक B8 करके यहाँ पर B4 करके खेलना। ये एक तरह की वेटिंग मूव है, ये भी समझना कि वाइट किस तरह का स्ट्रक्चर लेने जा रहा है, क्योंकि उसने F3 कंसेशन किया है, तो नाइट जो है उसको E2 से ही निकालना होगा। तो नाइट E2, तो बिशप, तो ब्लैक भी एक तरह से A6 के साथ साथ बहुत सारी मल्टीपर्पज़ मूव है, कभी नाइट B5 को भी स्टॉप करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रोकने की कोशिश। तो A6 एक ऐसा मूव जो थोड़ा इंतज़ार करता है। ओके, वाइट ने यहाँ पे किया क्वीन D2। ओके, नाउ रुक B8। अब ये क्या मूव है, ये मूव ये है कि अगर आपका लॉन्ग कैसल वगैरह कुछ करने का प्लान है तो वो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी रुक B5 जो है यहाँ पर ब्लैक का थ्रेट है। ओके, तो जैसे ही कास्परोव ने यहाँ पर रुक B8 खेला, यहाँ पर एक्चुअली में नाइट G2 करके नॉर्मल चेस खेलना चाहिए वाइट को, लेकिन उन्होंने चुना रुक B1। ओके, कास्परोव ने यहाँ पर कैसल कर लिया। ओके, यहाँ पर वाइट खेलता है कंटिन्यू B4। अब जैसे ही ये पोजीशन आती है, यहाँ पर ब्लैक के पास काफ़ी कुछ है प्ले करने के लिए, तो ब्लैक सबसे पहले यहाँ पे क्या खेलता है E5। यूजली ये मूव तब खेली जाती है जब नाइट G2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कास्परोव हैं उनके दिमाग में एक आइडिया है, और वो आइडिया क्या है कि जैसे ये D5 बढ़ेंगे, जो कि मैच में हुआ, इससे पहले विक्टर कॉर्चनोई ने अपने एक मुकाबले में नाइट D4 खेला था, लेकिन उन्होंने थोड़ा अर्ली स्टेज पे खेला था जब उन्होंने कैसल नहीं किया था। लेकिन यहाँ कास्परोव ने उसको थोड़ा और एडवांस स्टेज में यूज़ किया, क्योंकि उनका कैसल हो गया। क्यों? अब कैसल होने का फ़ायदा ये है कि अगर इसको डायरेक्ट मारने की कोशिश की जाए, जैसे बिशप इंटू D4, E इंटू D4, क्वीन इंटू D4 जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपको दिख गया होगा मेरे ख्याल से, नाइट इंटू E4 आ रहा है। अभी बिशप से क्वीन पर अटैक है और नाइट से नाइट, और तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ओनली मूव है क्वीन E4, और रुक E8 के बाद आपका क्वीन जो है चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कासल का फ़ायदा ये हुआ कि बिशप G7 पे सपोर्ट है। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम इस तरह से भी खेला जा सकता है, नाइट C2 बट C5, DC6, BC6, इस तरह से भी कास्परोव खेल सकते हैं।
यहाँ पे नाइट D4 पे C5, ये पोजीशन जो है ये बेटर है यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक के लिए, बिकॉज उनका डार्क कलर का बिशप और वाइट का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, उनके सारे पीसेस यहाँ पर अभी भी किंग साइड के घर पे रखे हुए हैं। ओके, तो खैर नाइट D4 खेला यहाँ पर कास्परोव ने, तो उनके अपोनेंट ने खेला नाइट G2। अगर यहाँ पर आप सिंपल एक्सचेंज करने जाएंगे तो डेफिनेटली क्लियरली बेटर होगा वाइट के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर कास्परोव के पास चाल था नाइट G2 पे, पहले उन्होंने खेला C5। अब क्या है कि ये पॉन अगर यहाँ पे कॉन्क्रीट हो गया तो ये नाइट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और ये तो प्लस पोजीशन हो जाएगी ब्लैक की, तो यहाँ पर D/C6 मारना पड़ा और कास्परोव यहाँ पे खेलते हैं B/C6। तो अब वो एक पॉन अपना सैक करने के लिए तैयार हैं। ओके, नाइट D4, E/D4, बिशप D4, और अब यहाँ पर कास्परोव के दिमाग में कुछ चल रहा था, तो कास्परोव ने यहाँ पे खेला पहले रुक E8। ओके, यहाँ पे इससे पहले भी वो C5 खेल सकते थे, यहाँ पर C5 का प्लान था उनके दिमाग में, लेकिन उन्होंने रुक E8 पहले खेला। क्यों खेला, पहले हम थोड़ा आगे जाते हैं फिर पीछे आएंगे। तो यहाँ पर वाइट ने खेला बिशप E2, तो यहाँ पर ब्लैक ने रिप्लाई दिया C5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये B फाइल ओपन करना। जैसे ही B/C5 मारा, मतलब दूसरा पॉन सैक दे रहे हैं, एक पॉन तो ऑलरेडी सैक दे चुके हैं, दूसरा पॉन सैक दे रहे हैं, और उनके दिमाग में थे एक बेहतरीन चाल, कास्परोव के दिमाग में ओवरलोड हो रहा है कोई पीस, नाइट E4। अभी प्रॉब्लम क्या है हो रहा है कि अगर आपने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कि, मान लीजिए कि आपने कुछ और किया, जैसे नाइट E4, तो रुक B1 आ रहा है, रुक हैंगिंग है आपका। मान लीजिए कि आपने क्वीन को बचाया, क्वीन इवन C2 खेला, सॉरी, सो नाइट C3, अब यहाँ पे रुक B2, तो बिशप D4, अभी देखिए रुक E2 भी आ रहा है, तो ये विनिंग पोजीशंस आ रही थी यहाँ पर। तो नाइट E4 पे F/E4 मारना पड़ा। देन यहाँ पर कास्परोव ने दिया चेक, क्वीन H4 चेक। अभी किंग पर अटैक है, इनके पास कई ऑप्शन हो सकते थे, जैसे कि किंग D1 जाना, जैसे कि बिशप F2 खेलना। तो खैर इस पे हम फिर वापस आएंगे। तो अभी चलते हैं कि कास्परोव ने एक चाल पहले क्या देखा और जिसके बाद उन्होंने इस वेरिएशन को नहीं चुना, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कास्परोव ने जब यहाँ पे B/4 पर रुक E8 खेला, वो C5 यहाँ पे भी खेल सकते, उन्होंने कैलकुलेट बराबर किया हुआ था, C5 D/C5, सो नाइट E4। ये ब्यूटीफुल मूव है, लेकिन अभी ये पोजीशन जो है ये कास्परोव के लिए विनिंग नहीं लेके आएगी। क्यों, देखते हैं वेरिएशन कैसे। F/E4, क्वीन H4 चेक, किंग D1, सो यहाँ पर रुक B1, नाइट B1, क्वीन E4। अभी देखिए कि कास्परोव जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा पीस डाउन है। हालांकि उनको एक पीस मिलने की संभावना यहाँ पे दिखती है, लेकिन वो कितनी सही है देखिए। बिशप G7, क्वीन B1, क्वीन C1, अभी बिशप G4, एक और चेक दे सकते हैं मैक्सिमम। सो किंग D2, अभी आपको अगर कंटिन्यू करना है, आपको बिशप भी मारना है, तो क्वीन C1, किंग C1, किंग G7, और उसके बाद C/D6। और ये पोजीशन किसकी बेटर आ रही थी, वाइट की बेटर आ रही थी। तो कास्परोव ने इसी कंडीशन को चुना, लेकिन अपने रुक की पोजीशन बदल करके। उससे क्या हुआ देखिए, उससे अपोनेंट को एक चाल एक्स्ट्रा खेलनी पड़ी, और रुक E8 खेलने के बाद क्या हुआ, तो अटैक जब भी आपको करना हो और आपको कोई भी वेरिएशन दिख रहा हो, तो उसमें हमेशा सोच लो कि एक पीस और इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या इसके और बेनिफिट हो सकते हैं, क्या पोजीशन और बेटर आ सकती है। तो ये जो है कभी कभी आपका प्लान सेम होता है, बट बड़े प्लेयर उसमें एक दो पीस और ऐड करके फिर उसको उठ जाते हैं धरातल पर उतारने के लिए, मतलब बोर्ड पर खेलने के लिए। लेकिन अमेच्योर प्लेयर्स क्या करते हैं कि जिस समय उनको प्लान दिखता है, उनको लगता है कि कहीं ये कुछ चेंज ना हो जाए, इस चक्कर में वो जल्दी खेल देते हैं वहाँ पर, और कम पीसेस की मौजूदगी में खेल देते हैं, और रिजल्ट जो है वो मन माफिक नहीं आता है। यही डिफरेंस है और यही सीखना है। ओके, रुक E8, सो बिशप E2, C5 खेला यहाँ पर। वो आप चाहते थे कि B फाइल ओपन की जाए, B/C5, और यहाँ पे नाइट E4 जो है कास्परोव ने मार दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल मूव थी ये। डेफिनेटली अगर इस पोजीशन पे वाइट को अंदाजा भी होता कि नाइट E4 मारा जा सकता है, तो वाइट डेफिनेटली शायद ये बिशप भी दे देता, क्योंकि ये बिशप देने के बाद पोजीशन जो है वो डेफिनेटली ब्लैक की ही अच्छी होगी, चाहे आप क्वीन से मारो चाहे बिशप से मारो। लेकिन उससे तो ठीक होगा जो कि मैच में हुआ। मैच में क्या हुआ, C5, सो BC5, नाउ नाइट E4, और अभी वही प्रॉब्लम हमने जैसे दिखाया कि मार नहीं सकते, तो कंटिन्यू क्या हुआ, F/E4, क्वीन H4। यहाँ पर एक गलती कर दी वाइट ने, एक और। वाइट ने यहाँ पे G3 खेल दिया। इससे क्या हुआ कि आपके रुक का ये डायगोनल ओपन हो गया E4 से, जिसका कनेक्शन है, और जिसकी वजह से मैच जो है और ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुँच गया। अगर वो यहाँ पे किंग D1 खेलते, तो रुक B1 चेक, नाइट B1, क्वीन E4, बिशप G1, क्वीन B1, क्वीन C1, जो हमने वही ऑलमोस्ट सिमिलर वेरिएशन है, बट क्वीन C1, किंग C1, और यहाँ पर क्या हो रहा है, किंग G7 के बाद अगर आप देखो तो चूंकि आपको ये बिशप अपना बचाना है, तो अभी आप ये वाला पॉन जो है वो अभी नहीं मार सकते हो आप, तो आप अपना बिशप बचाओगे D3 से, एंड समथिंग लाइक D/C5, और ये पॉन अप ब्लैक का पोजीशन फाइन है।
तो अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छा वेरिएशन क्या हो सकता था, बिशप F2 खेलना चाहिए था। अगर जब क्वीन H4 आया था तो डेफिनेटली बिशप इंटू C3 आता, तो बिशप इंटू H4, रुक इंटू B1 पर इतना कोई सोचता नहीं है जब आपके क्वीन पर अटैक हो, रुक मर रहा हो, बट ये पोजीशन आती फाइनली, और जहाँ पर बिशप इंटू D2, रुक इंटू B1 और D इंटू C5। ब्लैक अभी भी फाइन है, बट ये पोजीशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर उतना एडवांटेज नहीं है ब्लैक के पास जितना कि पुरानी पोजीशंस में था। तो मैच में क्या हुआ, क्वीन H4, तो उन्होंने दिया G3। तो अब याद रखिए कास्परो 2 पॉन दे चुके हैं, नाइट दे चुके हैं, तो अब रिकवरी का टाइम है, तो सबसे पहले रुक इंटू B1 आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक खास है कि ब्लैक जवाब देता है किंग F2। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वीन भी हैंगिंग है, ये रुक भी हैंगिंग है। अब आप लोग पॉज करिए पोजीशन को और सोचिए कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। और ये बात भी याद रखिए कि कास्परो ने सब पहले सोच लिया था, मैच में खेल रहे हैं, क्लासिकल मैच में, तो उनके सारे आंसर उनके पास थे, ना कि वो एक एक मूव करके सोच रहे थे। तो यहाँ पर जवाब देते हैं कास्परो बहुत ही शानदार तरीके से, रुक B2। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको कि किंग F2 की जगह अगर नाइट इंटू B1 मारा जाता तो क्वीन E4 के बाद गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए रुक भी हैंगिंग है यहाँ पे, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर, और नाइट भी हैंगिंग है यहाँ पर, और ये बिशप भी हैंगिंग है यहाँ पर। तो आप क्या क्या बचाएंगे, मोस्टली रुक बचाएंगे। सो बिशप इंटू D4 के बाद ये पोजीशन विनिंग है ब्लैक के लिए, तो इसीलिए किंग F2 खेला उन्होंने। ये भी अब विन है, लेकिन टेक्निकली ये ऐसा लग रहा था कि शायद उनको ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे कास्परो ने गुड मूव निकाला और रुक B2। आप देखिए वही प्रॉब्लम है कि अगर आप गलती से यहाँ पर कुछ मारने के लिए चले जाएंगे क्वीन B2 और समथिंग, तो पहले तो BD4 करके चेक आएगी, और उसके बाद फिर आपका E4 भी हैंगिंग है यहाँ पर, और फिर आपका E2, बहुत ही प्रॉब्लम है। तो मतलब इसको मार करके नाइट C3 भी मार करके क्वीन E4 आ जाएगा, बिशप C3 मार के। सो उन्होंने इसी यहाँ पर खेला, तो कास्परो ने खेला रुक B2, तो उन्होंने मार दिया G इंटू H4। कास्परो खेलते हैं रुक इंटू D2, बिशप इंटू G7, किंग इंटू G7, किंग E3, रुक C2। तो आपने देखा कास्परो ने कैसे पहले 2 पॉन सेक किए, उसके बाद अपना नाइट सेक किया, फिर काफ़ी कुछ रिकवरी की, और फिर आती है ये पोजीशन जहाँ पे कास्परो फिर एक बार दिखाते हैं कि उनकी पोजीशनल अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़बरदस्त है। कास्परो चाहते तो यहाँ से रुक B2 से अपना नाइट जो है, रुक जो है वो नीचे ले आते, वापस ले आते, बट कास्परो ने यहाँ पर अच्छे से कैलकुलेट किया। उन्होंने देखा कि ये नाइट डेंजरस हो जाएगा और अपनी एक और पॉन यहाँ पे मर सकती है, तो कास्परो ने यहाँ पे एक और डिसीजन लिया, रुक इंटू C3, क्योंकि वो देख रहे थे कि अगर वो अपने रुक को बचाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आफ्टर दिस पॉन हेयर, उसके बाद नाइट जंप कर रहा है, तो वाइट को जो है काफ़ी प्ले मिलने वाला है। तो रुक इंटू C3, ये एक और एक्सचेंज सेक्रीफाइस यहाँ पर देते हुए किंग इंटू C3 मतलब और D इंटू C5। और उसके बाद देखिए कि ब्लैक का पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका है, पॉन इक्वल हैं, लेकिन वाइट के जो ये 3 पॉन हैं यहाँ पर पॉन्स काफ़ी ख़राब और एक्सपोज दिख रहे हैं। एक्सपोज मतलब कि अटैक इस पर आसानी से किया जा सकता है, तो उन्होंने बचाया BD3 उनके अपोनेंट ने। सो कास्परो खेलते हैं बिशप D7 और रुक E1। सो नाउ रुक E5। अभी थ्रेट क्या है, पॉन F5 का थ्रेट है, और उसके बाद रुक H5 का भी थ्रेट है, तो ये पॉन बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सोचने के बाद उनके अपोनेंट ने A4 खेला, उनको लगा कि ये पॉन तो जाना ही है, कुछ अपनी दूसरी तरफ से कुछ प्रोग्रेस की जाए। सो F5, रुक B1। अभी आपको बिशप बचाना होगा, तो बिशप इंटू E4 वैसे भी मार दिया पॉन अप, बट रुक B6 जो प्लान था ब्लैक का, बट ब्लैक ने वाइट का, पर वाइट ने ये सोचा नहीं था कि कास्परो इसको किस तरीके से फिनिश करेंगे। कास्परो ने अपना पॉन बढ़ दिया F4। ओके, रुक इंटू A6। तो अभी तो आपका पॉन बहुत दूर है, अभी तो पॉन मारा है, यहाँ पे पॉन ऑलरेडी पुश हो रहा है क्वीन बनने के लिए, और रुक के पास इतना टाइम नहीं है कि रुक नीचे पहुँचे। सो उन्होंने खेला बिशप F1, तो यहाँ पर कास्परो खेलते हैं बिशप F5। अब आइडिया क्या है, रुक E1 का आइडिया, तो इन्होंने चेक दिया रुक A7, किंग H6, किंग D2। सो अभी F2। अभी आइडिया क्या है, रुक E1 का आइडिया है, तो उन्होंने रोका बिशप E2 से। तो यहाँ पे गुड मूव बिशप G4। अभी आप मारेंगे तो F1 पे, अगर आप मारते हैं तो F1 पे क्वीन बन जाएगा यहाँ पे। सो बिशप G4 पे उनको वापस जाना पड़ा, BD3 उन्होंने हटाया, सॉरी हाँ। तो कास्परो खेलते हैं रुक E1। अभी F1 क्वीन आ रहा है, तो रुक F7, बट बिशप F5 के बाद यहाँ पर जो है उन्होंने सोचा कि अभी तो बचना नहीं है, क्वीन बचा नहीं सकते आप। अगर आप बिशप इंटू F5 मारेंगे तो वहाँ पे क्वीन बन रहा है, आप रुक से मारेंगे तो हम पॉन से, तो वो भी विनिंग पोजीशन ही आ जाएगी। तो उन्होंने खेला A5, तो यहाँ पर बिशप इंटू D3, रुक इंटू F2, सो रुक F1, और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर लुपिटिन ने, और कास्परो ने एक बेहद शानदार जीत दर्ज की। तो इस गेम में आप देख सकते हैं कि किस तरह की उनकी ओपनिंग की समझ थी, कैसे वो पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1-1, 2-2, फिर नाइट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो हैंगिंग पीसेस हैं बोर्ड के, जहाँ जहाँ पे पीसेस पे सपोर्ट नहीं है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। उसके बाद एक बेहतरीन एंड गेम में जाते हैं, जहाँ पे फिर से वो अपना एक्सचेंज दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एंड गेम किस तरह का आने वाला है,
और फिर वो इक्वल एंड गेम, ऑलमोस्ट इक्वल एंड गेम में सेम कलर बिशप एंड गेम में अपने एक्टिव पीस प्ले से किस तरह से उनके पीसेस खेल रहे हैं बोर्ड पर, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और वो इस कठिन सी लग रही जीत को आसानी में बदल देते हैं। तो यही खासियत थी गैरी कास्परोव की कि खेल के हर हिस्से पर उनका कंट्रोल, और यही बात उनको बेहद मजबूत खिलाड़ी बनाती है और महान खिलाड़ी भी बनाती है अपने दौर का। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हिंदी चेस बेस इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबर भी बन सकते हैं। उसके लिए आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।